नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर टॉक बाय आकाश में, जहां अंधेरे की परछाइयां कहानियों में बदलती हैं और हर मोड़ पर इंतजार करता है एक ऐसा डर जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक सुनसान हाईवे की ओर, जहां हर मोड़, हर पेड़ और हर साए में छिपा है एक रहस्य। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम है रंजन। एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी की गाड़ी अचानक उस मोड़ पर आ जाती है जहां से सिर्फ साया ही लौटते हैं, इंसान नहीं। कहानी शुरू होती है बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित एक छोटे से कस्बे छोटा बीरपुर से। यह इलाका घने जंगलों और पुरानी लोक कथाओं से घिरा हुआ है, जहां लोगों का मानना है कि कुछ रास्ते इंसानों के नहीं होते। वो रास्ते उन आत्माओं के हैं जो मरने के बाद भी अपने दुख, बदला और लालच को साथ लेकर घूमती हैं। रंजन, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, इन बातों पर हंसता है। उसका मानना है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है और असली दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके इस विश्वास को उस रात कुछ ऐसा तोड़ता है कि फिर रंजन वहीं नहीं रहता। उस रात रंजन को एक विशेष डिलीवरी लेकर जाना था, लोहे की भारी चादरें और मशीनरी जो पटना से दुमका तक पहुंचानी थी। बाकी ट्रक ड्राइवरों ने उस रूट पर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि दुमका के रास्ते में एक जंगल पड़ता था जिसे लोग कालगढ़ की घाटी कहते हैं। यह घाटी दिन में तो शांत रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां की हवाओं में कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ के पीछे कोई ताक रहा हो, हर पत्ता किसी रहस्य को छुपा रहा हो। लोग कहते हैं कि वहां रात में एक औरत की रोने की आवाज आती है, और कई बार लोगों ने उसे देखा भी है, सफेद साड़ी में, लहराते बालों के साथ, लेकिन चेहरा साफ नहीं होता। कभी नजरें, कभी होंठ और कभी आंखें, सब जैसे बदल जाते हो। रंजन इस सब को सिर्फ किस्से कहानियां समझता था, लेकिन उस रात जब वो ट्रक लेकर निकला तो न उसकी घड़ी ने सही समय दिखाया, न ही जीपीएस ने रास्ता बताया। जैसे ही उसने घाटी में प्रवेश किया, उसका ट्रक एकदम धीमा चलने लगा। इंजन गर्म नहीं था, पेट्रोल भी भरपूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक खुद चलने से मना कर रहा हो। आसपास सिर्फ जंगल था और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो कुहासे में धीरे धीरे गायब हो रहा था। हवा भारी होती जा रही थी और अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो से पहले हल्की सी सरसराहट आई, फिर एक आवाज गूंजी, एक औरत की धीमी दर्द भरी आवाज, रुक जाओ। रंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वह घबरा गया। उसने शीशे से बाहर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स में दूर दूर तक कुछ नहीं था, लेकिन अगली ही पल वो दिखी। सड़े आशाक के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और सिर झुका हुआ। उसका शरीर स्थिर था, जैसे वो हवा में जमी हो। रंजन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो नहीं हिली। उसे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया हो, और उसने ट्रक धीरे धीरे उसके पास ले जाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, औरत ने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, सिर्फ दो गहरी काली आंखें, जैसे दो कुएं हों जिनमें कोई डूब जाए तो कभी न लौटे। रंजन का शरीर सुन्न हो गया। वह कुछ पल के लिए हिल भी नहीं पाया। अचानक उस औरत ने चीख मारी, इतनी तेज और भयानक कि ट्रक के शीशे तक कांप गए। रंजन ने तेजी से ट्रक मोड़ा और पूरे जोर से एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक की स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा रही थी, और शीशे में उसने देखा वो औरत अब ट्रक के पीछे भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और हर झपक में वो करीब आती जा रही थी। रंजन ने बिना पीछे देखे गाड़ी चलाई, लेकिन उसका दिल अब काबू में नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि ट्रक में कोई और भी है। सीट के पीछे से सांसों की आवाज आ रही थी, और ठंडी सी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने शीशे में देखा, पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। रंजन ने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वो किसी गांव में था। पास ही उसका ट्रक खड़ा था, लेकिन पूरा मलबे से भरा हुआ, जैसे बरसों से चलाया ही न गया हो। गांव के लोगों ने बताया कि उसे जंगल से बेहोश हालत में लाया गया था 3 दिन पहले, लेकिन रंजन की याद में सब कुछ एक ही रात की बात थी। अब रंजन जान चुका था कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, कुछ डर असली होते हैं और वो तुम्हारा पीछा करते हैं जब तक तुम तोड़ ना जाओ या मर ना जाओ। रंजन को होश आए अब 2 दिन हो चुके थे।
वो गांव की एक झोपड़ी में लेटा था, जहां एक बुजुर्ग महिला, दादी माँ कहे जाने वाली एक रहस्यमय स्त्री, उसकी देखभाल कर रही थी। बाहर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट भी थी, लेकिन रंजन के अंदर सब सूना था। उसे अब भी वो साया याद था, ट्रक में बैठी हुई वो औरत, या शायद कुछ और जो इंसान नहीं थी। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी समय का खो जाना। उसके मुताबिक वह जंगल में कुछ घंटों के लिए ही गया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह 3 दिन तक जंगल में लापता रहा। उसका ट्रक उसी जगह पाया गया जहां से कई और ड्राइवर कभी नहीं लौटे थे। ट्रक की हालत अजीब थी, जैसे कई सालों से वह वहीं खड़ा हो, धूल, जाले और किसी अज्ञात सदन की गंध, जबकि ट्रक में डीजल अभी भी भरा था और रंजन के टिफिन में रखा खाना भी वैसा ही था जैसा उसने पैक किया था। जैसे समय ने रंजन के साथ कोई खेल खेला हो। उस रात दादी माँ उसके पास आई और बोली, तू बच गया बेटा, लेकिन अब यह तुझे छोड़ देगी नहीं, वह अब तुझसे जुद्ध गई है। रंजन ने घबराकर पूछा, कौन? वो कौन थी? दादी माँ ने अपनी सूनी आंखों से झांकते हुए कहा, जिसने तुझे बुलाया, जिसे तूने देखा, वो मोहिनी थी। मोहिनी? ये नाम रंजन के कानों में गूंजता रहा। दादी माँ ने बताया कि बहुत साल पहले इस घाटी में एक लड़की रहती थी, मोहिनी, जो अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। गांव वालों ने उन्हें पकड़ DDDH लिया और समाज के डर से लड़की को जिंदा जला दिया गया। कहते हैं उस दिन से हर पूर्णिमा की रात मोहिनी की आत्मा उस घाटी में भटकती है। वह अकेली आत्मा नहीं, बल्कि एक छलावा है जो इंसान के भीतर घुसकर उसे पागल कर देती है और फिर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। रंजन ने यह सब सुना तो उसके बदन में एक सिहरन दौड़ ढह गई। लेकिन जो सबसे विचित्र बात थी वो थी कि रंजन को अब सपनों में वो जगह दिखने लगी थी जहां उसने कभी कदम भी नहीं रखा। एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा ढांचा, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे बैठी वही सफेद साड़ी वाली औरत जो उसे बुला रही थी, रंजन, रंजन, चल मेरे साथ। हर रात वह सपना और डरावना होता गया। अब तो नींद में भी रंजन की आंखें खुल जाती और कई बार उसने अपने कमरे में खिड़की के बाहर वही चेहरा देखा, हंसता हुआ, आंखें जलती हुई, लेकिन आवाज उसकी आत्मा को चीरती हुई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के पुजारी से मिलने गया। पुजारी एक विचित्र आदमी था जो वर्षों से गांव के श्मशान घाट में साधना करता था। उसने रंजन को देखते ही कहा, तू अब इंसानों की दुनिया में नहीं है, वह तुझे भीतर से खोखला कर रही है। अगर तुझे बचना है तो उसी रास्ते पर लौट जहां तू मिला था, उस पेड़ के नीचे जा जहां तेरा डर शुरू हुआ था। लेकिन याद रख, जो दिखेगा उसे सच मत समझना, और जो सच होगा वह दिखेगा नहीं। रंजन को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ करना जरूरी है। वह लौटना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह भागा तो शायद हमेशा के लिए उसकी आत्मा खो जाएगी। उसी रात उसने ट्रक दोबारा ठीक करवाया और वापस उसी घाटी की ओर निकल पड़ा, अकेला, लेकिन अब डर के साथ एक जिद भी थी, उस डर को सामना करने की। जैसे जैसे ट्रक कालगढ़ की ओर बढ़ा, हवा बदलने लगी, आसपास के पेड़ झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने झुकाव कर रहे हों। ट्रक का रेडियो फिर अपने आप चल पड़ा, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ एक धीमी सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक औरत की हंसी भी सुनाई दी, और उसके ठीक बाद एक बच्ची की आवाज, चाचा जी, गाड़ी धीरे चलाओ ना, मैं गिर जाऊंगी। रंजन ने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट पर एक छोटी बच्ची बैठी थी, वो रो रही थी और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती चली गईं। रंजन ने जोर से ट्रक ब्रेक किया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। अब उसे महसूस हुआ वो ट्रक चला ही नहीं रहा, जैसे ट्रक अब खुद चल रहा हो, किसी और दिशा में, किसी और जगह की ओर। हवा सर्द होती गई, जंगल अब और गहरा हो चला था, और दूर सड़क के किनारे उसे वही नीम का पेड़ दिखा जिस पेड़ के नीचे सब शुरू हुआ था। लेकिन आज पेड़ के नीचे अकेली औरत नहीं थी। आज वहां एक और ट्रक खड़ा था, उसी जैसी बनावट का, लेकिन पुराना, जर्जर और खून से सना हुआ। और पास में पड्डे थे कई टूटी चप्पलें, पुराने झंडे और जलती हुई एक लाल दिया जो हवा में भी नहीं बुझ रहा था। रंजन समझ चुका था वह अब सामान्य रास्ते पर नहीं है। उसने एक बार फिर पीछे देखा और ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन एक आवाज आई बिल्कुल उसके कान के पास, अब तू मेरा है रंजन,
हमेशा के लिए। रंजन अब उसी घाटी की ओर बढ़ रहा था जहां उसने पहली बार उस नीम के पेड़ के नीचे वो औरत देखी थी। लेकिन यह रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। पेड़ सूखे और झुके हुए थे, जैसे उन्होंने सदियों से धूप नहीं देखी हो। सड़िड ढाक के दोनों ओर सिर्फ वीरानी थी। न कोई पक्षी, न जानवर, न इंसान, सिर्फ एक भारी सन्नाटा जो उसकी हड्डियों तक को सुन्न कर रहा था। ट्रक का इंजन चल रहा था, पर उसमें अब अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ ट्रक को खींच रहा हो। रंजन ने साइड मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन हर कुछ मिनटों में एक धुंधली परछाई वहां दिखती और फिर गायब हो जाती। वो अब डर से कांपने लगा था, पर पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब सपने नहीं, असली घटनाएं घट रही थीं। वो उस जगह पहुंचा जहां पहली बार ट्रक अचानक बंद हो गया था। वही नीम का पेड़, वही जंगली सन्नाटा, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। नीम के पेड़ के नीचे किसी ने लाल रंग की राख से गोल घेरा बनाया हुआ था और बीच में बिछा हुआ था एक टायर, जिस पर किसी ने देसी भाषा में लिखा था, यहां मौत नहीं आती, इसे बुलाया जाता है। रंजन बाहर आया और उसके पांव उस घेरे के पास पहुंचते ही खुद ब खुद थम गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसके दोनों पांव बांध लिए हों। अचानक हवा की गति तेज हुई और एक भयानक सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और इंजन रुक गया। अंधेरा घना हो चला था, चांद पे बादल छा गए थे। फिर एक पल ऐसा आया जब पूरे जंगल में सब कुछ थम गया। पेड़ रुक गए, हवा थम गई और पत्तियां भी सन्न हो गईं। और तभी रंजन ने देखा, एक औरत दूर से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन से छू भी नहीं रहे थे। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और दोनों आंखों से टपकते हुए काले आंसू। वो औरत वही थी, मोहिनी। अब वो न सिर्फ दिख रही थी, बल्कि उसके करीब आ रही थी। रंजन पीछे हटना चाहता था, पर उसका शरीर अब जवाब नहीं दे रहा था। उसके कानों में एक तेज फुसफुसाहट होने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ कुछ कह रही हूं। वापस जा, नहीं तो बचेगा नहीं। लेकिन इससे पहले कि रंजन भागता, मोहिनी ने अचानक जोर से चीखा, एक ऐसी चीख जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। रंजन का सिर घूम गया और वो गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं, पर उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, तेरा खून अब मेरा है, तेरी सांस अब मेरी है। कई घंटे बीते होंगे। जब रंजन को होश आया तो वो ट्रक की ड्राइविंग सीट पर था। ट्रक स्टार्ट था, लेकिन वह उस जगह से 15 किलोमीटर दूर खड़ा था, एक पुराने बंद पड्डे पेट्रोल पंप के पास। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं। उसने इधर उधर देखा। ट्रक के डैशबोर्ड पर कोई चीज रखी हुई थी। उसने उठाकर देखा, वो एक पुराना फोटो था जिसमें एक आदमी, एक लड़की और एक बच्चा थे। उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था और वो बच्चा बिल्कुल रंजन जैसा दिखता था। वो सिहर गया, ये कैसे हो सकता है? उसने वो फोटो जेब में रख लिया और बाहर निकला। तभी उसकी नजर ट्रक के पिछले टायर पर पड़ी। वहां किसी ने खून से लिखा था, तेरा अतीत ही तेरा अंत है। रंजन अब पूरी तरह भ्रमित था। क्या ये उसकी कोई पुरानी कहानी है जो अब दोबारा सामने आ रही है? क्या मोहिनी सिर्फ एक आत्मा है, या वो खुद उसके जीवन से कभी जुड़ी रही है? और तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। किसी ने सीट पर बैठकर हाथ रखा था, पर कोई नहीं था। लेकिन धुंध के बीच ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से लिखा था, भाग मत, अब खेल शुरू हुआ है। रंजन के लिए अब कोई रास्ता साफ नहीं था। वो अब समझ चुका था कि ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि कुछ गहरा, कुछ बहुत पुराना और कुछ बहुत निजी है, उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ। रंजन देर रात उस सुनसान बंद पड़े पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ था। ट्रक की सीट पर रखी वो पुरानी तस्वीर, जिसमें एक लड़की, एक बच्चा और एक आदमी था, उसे भीतर तक झकझोर चुकी थी। वो बच्चा हूबहू रंजन जैसा क्यों दिखता है? क्या ये कोई संयोग है या कोई डरावनी सच्चाई? उसने मोबाइल से फोटो की एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा हर बार ब्लर हो जाता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब भी वो तस्वीर खींचने की कोशिश करता, कैमरे की स्क्रीन में मोहिनी का चेहरा एक पल के लिए झलकता और फिर गायब हो जाता। रंजन अब टूट चुका था, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह होने तक उसने फैसला किया कि वो उस गांव जाएगा जहां उसकी मां का बचपन बीता था।
भाटापारा, एक गांव जो पुराने नक्शों में कहीं कहीं ही दर्ज था। उसने अपने पिता से कभी उस गांव के बारे में सुना था जहां एक बार किसी औरत की मौत ने पूरे गांव को डर के साए में जकड़ लिया था। उसे अब लगता था कि शायद यही गांव उसकी डरावनी कड़ियों की शुरुआत है। भोर की हल्की रोशनी के साथ रंजन ट्रक स्टार्ट कर भाटापारा की ओर बढ़ा। रास्ते वीरान थे, दूर दूर तक जंगल फैला था। एक मोड़ पर पहुंचकर ट्रक अचानक फिर रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। कुछ ही दूरी पर एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, बिल्कुल बीच सड़क पर। वो बाहर निकला और उस आईने को उठाया। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो उसका नहीं था। आईने में दिख रहा था एक जला हुआ चेहरा, जिसमें आंखें धंसी हुई थीं और होंठों से खून टपक रहा था। पर रंजन के पीछे कोई नहीं था। वो घबरा गया और आईना वहीं फेंककर ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी पीछे से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा कि सड़क पर धुंध के बीच एक लड़की खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, लेकिन ये मोहिनी नहीं थी। ये कोई और थी, एक युवा लड़की जिसकी आंखों में सवाल थे। उसने धीरे से कहा, रंजन, मुझे पहचानते हो? रंजन की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? लड़की कुछ नहीं बोली, बस हाथ में पकड़ा एक कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। एक मोटा चांदी का कड़ा, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था, रूहों की पहचान वक्त नहीं, कर्मों से होती है। रंजन ने जैसे ही कड़ा छुआ, एक जोरदार झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक पुराना दृश्य उभरने लगा। एक मिट्टी का घर, आंगन में खेलता बच्चा और एक औरत जो उसे पुकार रही थी, रंजन, आ बेटा, खाना खा ले। लेकिन फिर अचानक वही औरत आग की लपटों में गिर गई, चीखने लगी। चारों ओर लोग चुप खड़े थे, कोई बचाने नहीं आया। रंजन चीखते हुए होश में आया और देखा कि लड़की गायब थी, लेकिन वो कड़ा अब भी उसकी मुट्ठी में था। उसकी सांसें बेकाबू थीं, माथे पर पसीना और दिल में एक अनजाना बोझ। ये दृश्य क्या थे? क्या वो औरत उसकी मां थी? और क्या ये सब उसकी ही यादें थीं? ट्रक अब अपने आप स्टार्ट हो गया। डैशबोर्ड पर अब एक और नई चीज रखी थी, एक टूटा हुआ आईना, ठीक वैसा ही जैसा सड़क पर पड़ा था। लेकिन इस आईने में एक फर्क था। इसमें सिर्फ रंजन का चेहरा नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी लड़की की झलक बार बार आती जा रही थी, जो हर बार थोड़ा और करीब आ रही थी। रंजन को अब यकीन हो चला था कि उसकी इस यात्रा का कोई गहरा उद्देश्य है। शायद मोहिनी सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की प्रतिनिधि है, जिसकी सच्चाई कहीं ना कहीं रंजन से जुड़ी है। और तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा जब तक वो हर टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर ना देख ले। अगले गांव में पहुंचते ही रंजन को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो ट्रक की तरफ देखता रह गया। उसने कहा, ये वही ट्रक है जिसमें 20 साल पहले मोहिनी को जलाकर मारा गया था। भाटापारा में प्रवेश करते ही रंजन को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ये कोई आम गांव नहीं था। कच्चे रास्तों पर पड़े सूखे पत्ते, बंद पड़े मकान और दीवारों पर धुंधले हो चुके तंत्र मंत्र के चिन्ह। हर कोना जैसे कोई दबी हुई चीख सुना रहा था। यहाँ की हवा भी ठंडी नहीं, बल्कि भारी और दबाव भरी लग रही थी, जैसे आत्माओं की सांसें हवाओं में घुली हों। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास कुछ वृद्ध औरतें बैठी थीं। रंजन ने साहस करके उनसे पूछा, माफ कीजिए, क्या आप लोग मोहिनी नाम की किसी लड़की को जानती हैं? उन औरतों की आंखों में डर का साया छा गया। एक ने सिर झुका लिया, दूसरी ने हाथ जोड़ ली, लेकिन तीसरी बुजुर्ग, जिसने मुंह में एक टूटी सुपारी चबाते हुए धीमे से कहा, मोहिनी, वो नाम मत लो बेटा। उस नाम में आग है, राख है और एक न खत्म होने वाला शाप। रंजन को लगा कि वो सही जगह पर है। बुजुर्ग औरत ने बताया कि मोहिनी कोई आम लड़की नहीं थी। वो गांव की सबसे सुंदर, पढ़ी लिखी और तेज लड़की थी, लेकिन उसके सौंदर्य और हिम्मत से गांव के जमींदार का बेटा भड़क गया था। वो मोहिनी से जबरन शादी करना चाहता था। मोहिनी ने इनकार कर दिया और यही उसकी मौत का कारण बना। एक रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मोहिनी को गांव से बाहर एक सुनसान ट्रक में बिठाया और उसमें आग लगा दी। लेकिन मरने से पहले मोहिनी ने शपथ ली थी, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मेरी राख इंसाफ की आंधी में न उड़ जाए। रंजन की रूह कांप गई। ट्रक? उसने पूछा। बुजुर्ग बोली, हाँ बेटा, वही ट्रक।
उसका नंबर था RJ9HH 8144। अगर तूने कभी देखा हो तो समझ लेना, मोहिनी तुझसे अब दूर नहीं है। रंजन का मुंह सूख गया। वो नंबर वही था जो उसके ट्रक पर अब तक लिखा हुआ था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उसे समझ आने लगा कि ट्रक केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि मोहिनी का समाधि स्थल था। गांव के एक टूटे हुए मंदिर के पीछे रंजन को एक पुरानी डायरी मिली, जो संभवतः मोहिनी की थी। उसमें लाल स्याही से लिखे कुछ पन्ने बचे थे। एक जगह लिखा था, अगर कोई मेरी रूह से जुड़ा होगा तो वो मेरे जलने की चीख सुन सकेगा। अगर उसका दिल पिघलता है तो मेरी राख उसकी नसों में दौड़ेगी, और फिर मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। रंजन ने जैसे ही उस पन्ने को छुआ, उसके चारों ओर धुंध छाने लगी। आंखों के सामने वो रात उभर आई जब मोहिनी को जलाया गया था। वो चिल्ला रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और लोग पत्थर मार रहे थे, हंस रहे थे, जलती हुई औरत की चीखों पर ताली बजा रहे थे। रंजन उनमें से एक को पहचान गया। वो खुद था, एक किशोर लड़का, डर से छुपा हुआ, जिसने चुपचाप ये सब देखा था पर कुछ नहीं किया था। ये कैसे हो सकता है? रंजन बड़बड़ाया। तभी डायरी की आखिरी पंक्ति अपने आप उभर आई, तू ही था ना जो देख रहा था? तूने कुछ कहा क्यों नहीं? रंजन के हाथ से डायरी गिर गई और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब भी चुप रहेगा रंजन? वो पलटा। मोहिनी की आत्मा सामने खड़ी थी। इस बार वो जलती हुई नहीं, बल्कि शांत, गंभीर, लेकिन बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि सवाल थे। उसकी आभा में कोई रहस्यमयी गरिमा थी, जैसे वो इंसाफ मांगने आई हो, बदला नहीं। मुझे तुम्हारे डर से मतलब नहीं रंजन, मुझे बस मेरे सच की जुबान चाहिए, उसने कहा। रंजन ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मोहिनी ने कहा, वापस जा और उन सभी को सामने ला जिन्होंने मेरी चीखें दबाई। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, न तुम बचे रहोगे न ये ट्रक। मैं अब तुम्हारे साथ हूं, जब तक मेरी राख की आग से इंसाफ की लौ नहीं जलेगी। भाटापारा गांव की उन टूटी फूटी गलियों से निकलने के बाद रंजन अब अपने ट्रक के साथ एक सूनी जंगल से घिरी कच्ची सड़क पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने मोहिनी की आत्मा का चेहरा बार बार कौंध रहा था। उसकी आंखें, उसकी आवाज और वो अंतिम वाक्य, वापस जा और उन सभी को सामने ला जिन्होंने मेरी चीखें दबाई। रंजन को अब सिर्फ गांव की सच्चाई नहीं चाहिए थी, बल्कि इंसाफ चाहिए था, खुद के लिए, मोहिनी के लिए, और उस खामोश अतीत के लिए जिसमें उसने एक भयावह अपराध होते देखा था और फिर वर्षों तक चुप्पी ओढ़े जीता रहा। जैसे ही ट्रक एक पुरानी खदान के पास पहुंचा, वहां की हवा में राख सी कुछ उड़ती हुई महसूस हुई। दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी और हर ओर गिद्धों की फड़फड़ाहट। खदान की मिट्टी काली थी, असामान्य रूप से काली, मानो किसी शव की राख में सना हो। ट्रक का पहिया जैसे ही उस जगह से गुजरा, उसकी बॉडी से हल्की कंपन होने लगी। रंजन घबरा गया, लेकिन रुका नहीं। तभी ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। इंजन चालू था, पर रोशनी गायब। रंजन बाहर निकला और ट्रक के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही उसने हवा में अपनी सांस छोड़ी, उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य तैरने लगा। काली मिट्टी के बीच जमीन से कुछ बाहर निकलता दिखा, एक बड़ा झपटा काले रंग का पत्थर, जिस पर तांत्रिक आकृतियां खुदी थीं। रंजन ने उसे हाथ में लेने की कोशिश की, पर उसके पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी और आसमान में राख सी उड़ने लगी। कोई था जो उसे उस पत्थर को छूने से रोक रहा था। पीछे से किसी ने चीख कर कहा, उसे मत छू, वो मोहिनी का श्राप है। रंजन पलटा तो देखा, वही बुजुर्ग पुजारी जो गांव के मंदिर के पीछे छिपा रहता था, दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने रंजन का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, यह पत्थर वही है जिस पर मोहिनी को बांधकर जिंदा जलाया गया था। इस पर तांत्रिकों ने अपने काले कर्मों से उसकी आत्मा को कैद किया था। जो भी इसे छुएगा, उसकी आत्मा मोहिनी के साथ जलती रहेगी हर जन्म में। रंजन ने पूछा, तो क्या इसका नाश नहीं हो सकता? पुजारी ने कांपते हुए कहा, हाँ, पर इसके लिए तुझे उस रात को दोबारा जीना होगा जहां मोहिनी को मारा गया था। उस रात का पुनर्जन्म, काल पुनरावृत्ति, तभी यह पत्थर टूटेगा और मोहिनी को मुक्ति मिलेगी। रंजन ने जमीन पर घुटने टेक लिए। अब उसे यह समझ आने लगा था कि ट्रक सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक टूल है, एक गाड़ी जो अतीत की ओर दौड़ सकती है और शायद भविष्य को बदल सकती है। पुजारी ने उसे एक तांत्रिक प्रक्रिया समझाई, अग्निवर्तुल क्रिया।
जिसके जरिए वो उस रात के समय काल में प्रवेश कर सकता था। पर उस प्रक्रिया में जान का खतरा था। एक बार जो वर्तुल में घुसेगा, अगर सही समय पर वापस ना आया तो उसी आग में जल जाएगा जिसमें मोहिनी जली थी। रंजन ने तय कर लिया कि वो ये करेगा। उस रात जब जंगल और खदान के बीच एक छोटा मैदान चुना गया, पुजारी ने चारों ओर राख की रेखा बनाकर अग्नि जलाई। उसके बीच वो काला पत्थर रखा गया। रंजन जैसे ही बीच में गया और बैठा, हवा में गूंजने लगी मंत्रोच्चार की डरावनी आवाजें और हर दिशा में राख का तूफान। अचानक समय बदलने लगा। रंजन की आंखों के सामने धुंध फैली और फिर वो खुद को एक पुराने गांव में खड़ा पाया। एक बच्चा दौड़ता हुआ, वही बच्चा जो उसकी यादों में था। पास में खड़ी थी मोहिनी, जिंदा, हंसती हुई, अपनी मां से बात करती हुई। चारों ओर त्योहार सा माहौल था। लेकिन तभी वो आदमी, जमींदार का बेटा, कुछ गुंडों के साथ आकर उसे खींच ले गया। रंजन चीख पड़ा, नहीं! लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। वो उस रात को देख रहा था, लेकिन बदल नहीं सकता था। अभी नहीं। उसने देखा मोहिनी को उसी ट्रक में बांधकर जलाया गया, लेकिन इस बार उसने देखा कि वो खुद उस किशोर रूप में कांपते हुए अपने पिता के पीछे खड़ा था। उसके पिता ने कहा था, ये लड़की अपवित्र थी, आग से ही शुद्ध होगी। अब रंजन को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी विरासत में मिली थी। मोहिनी को सिर्फ गांव ने नहीं मारा, उसके अपने लोगों ने मारा। एक झटका लगा और वह वापस मैदान में आ गिरा। आंखों से खून निकल रहा था और हाथ में वो पत्थर अब दरारों से भरा हुआ था। पुजारी बोला, एक बार और जा और इस बार सच बोलकर लौट। अब रंजन को गांव वापस जाना होगा, गुनहगारों का सामना करने के लिए और मोहिनी के इंसाफ की अगली कड़ी को पूरा करने के लिए। उस राख से सने मैदान से निकलकर रंजन ट्रक लेकर सीधा गांव लौटा। अब उसकी आंखों में मोहिनी की पीड़ा थी, उसकी जलती हुई देह की यादें और सबसे ज्यादा अपना खुद का अपराध बोध। ट्रक की बॉडी अब सामान्य नहीं रही थी। उस पर काले धागों जैसे निशान बन चुके थे, जो हर गुजरते पल के साथ और गहरे हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ट्रक खुद भी इस पाप के बोझ से थरथरा रहा हो। गांव में घुसते ही बिजली चली गई, हवाएं तेज चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और हर घर का दरवाजा चरमरा कर बंद हो गया। सिर्फ एक जगह से आवाज आई, पंचायत भवन। वहीं वे लोग बैठे थे जिन्होंने वर्षों पहले मोहिनी को मौत की सजा सुनाई थी। जमींदार के बेटा विष्णु, मंदिर का वही पुजारी जो सच्चाई छुपाता रहा, और 4 अन्य गवाह जो उस रात मौजूद थे। सबके चेहरे अब झुर्रीदार, भयभीत और अपराध से भरे थे। रंजन ने उनके सामने काले पत्थर के टुकड़े रख दिए और कहा, आज रात ये पत्थर तुम्हारे पापों का आईना बनेगा। जो मोहिनी के साथ हुआ वो अब दोहराया नहीं जाएगा। आज सच्चाई जिंदा जलेगी, पर आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अचानक हवा ठहर गई। एक कंपाती चीख गूंजी, मोहिनी की। पंचायत भवन की जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा, छत से उल्टे लटके शवों की परछाइयां दिखाई देने लगी। उन सभी के सामने मोहिनी की आत्मा प्रकट हुई। काले बाल, जली हुई त्वचा, आंखें लाल अग्नि जैसी। मगर आज उसका चेहरा क्रोध से नहीं, एक सवाल से भरा था, मेरी सजा का जिम्मेदार कौन? जमींदार का बेटा रो पड़ा, मैंने किया था। मैंने अपनी जिद में उसे छूने की कोशिश की, और जब उसने विरोध किया, मैंने पंचायत के सामने उसे अशुद्ध घोषित कर दिया। पुजारी भी सिर झुकाकर बोला, मैंने डर के मारे चुप्पी साध ली। मेरी चुप्पी ही उसकी चिता बनी। बाकी चारों ने भी अपनी गलती स्वीकार की, एक एक कर। जैसे ही सच्चाई जुबान से निकली, मोहिनी की आत्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। रक्त नहीं, पानी के। रंजन बोला, अब तेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है मोहिनी। मैंने तेरा सच सामने रखा, अब तू आजाद है। मोहिनी ने एक अंतिम बार रंजन की ओर देखा, उसके बचपन वाले मासूम चेहरे को याद किया और हल्की मुस्कान दी। फिर वह हवा में विलीन हो गई, एक सफेद धुएं की रेखा बनकर जो ऊपर आसमान में चली गई। मगर तभी एक आखिरी झटका, वो काला पत्थर फिर से कांप उठा। रंजन के शरीर पर अचानक जलन सी महसूस होने लगी। पुजारी चीख पड़ा, एक और आत्मा है जो अभी मुक्त नहीं हुई। छलावा! जिस समय मोहिनी का इंसाफ हो रहा था, उसी समय उस तांत्रिक आत्मा ने इस प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया था। एक छलावा जो मोहिनी की जलती आत्मा से निकलकर अब उस पत्थर में समा गया था। अब वो पत्थर फट पड़ा और उसमें से निकली एक आकृति, सिर के बाल जमीन तक,
चेहरा बिना आंखों का और शरीर पूरी तरह जलता हुआ। रंजन को पकड़ते ही उसने कहा, अब मेरी बारी है, तेरी आत्मा मेरी अग्नि में सड़ेगी। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट जल उठी अपने आप। ट्रक के भीतर रखा वो लोहे का शिवलिंग जो बचपन में रंजन की मां ने ट्रक में रखा था, अब तपकर चमकने लगा। ट्रक ने खुद ब खुद हॉर्न दिया 3 बार और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो छलावा वापस उस पत्थर में खींचा जाने लगा। रंजन ने बिना समय गंवाए उस पत्थर को ट्रक में डाला और ट्रक लेकर चल पड़ा, गांव से बाहर उस खदान की ओर जहां कभी मोहिनी जलाई गई थी। इस बार रंजन ने खुद अग्नि जलाई, वो शुद्ध अग्नि जो पाप को जलाकर मुक्ति देती है। पत्थर उस अग्नि में गिरते ही आकाश से बिजली गिरी और अगले ही पल सब शांत। पिछली सारी घटनाएं जैसे समय के भीतर समा गईं। सुबह जब सूरज उगा, गांव के लोग बाहर निकले तो देखा पंचायत भवन खाली था। रंजन और ट्रक दोनों कहीं नहीं थे। सिर्फ एक जगह मंदिर की सीढ़ियों पर एक पेड़ के नीचे कुछ लिखा था, अब कोई मोहिनी फिर नहीं जलेगी। रंजन, आज भी जब कोई ट्रक ड्राइवर रात में उस गांव से गुजरता है तो हेडलाइट अपने आप 3 बार जलती है और कहीं दूर से आवाज आती है, सच्चाई को दबाओगे तो अग्नि खुद रास्ता बना लेगी।